आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा ज़रा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फ़ोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू? सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा। रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊँगा। चूंकि रमन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफ़ी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था। लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहाँ मुर्दाघर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था।
पर यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पीना है? इस पर रमन बोला, वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहाँ सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूँ। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूँगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ आसपास उस मुर्दाघर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहाँ से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दाघर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दाघर की तरफ जाने लगा और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दाघर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दाघर के अंदर चला गया। मगर यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला।
बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।